मैंने 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 75 पॉइंट निकाले हुए हैं अच्छा। निफ्टी के अंदर। आपको क्या लगता है मार्केट का नेक्स्ट क्रैश कब आ सकता है और किस रीजन की वजह से आ सकता है? अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन Yes. मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। Yes. तो इसका अगर आया भी तो इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब उनको लगता है मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल सीड भी है, कर दिया गया कि 20-25 हजार से ट्रेडिंग करने मत आओ। मत आओ। तो वो जो है वो मिथ जो है मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो सेबी को पता चला है भाई स्कैम्स तो हो रहे हैं, स्कैम्स को एक्सपोज इतने बड़े लेवल पे क्यों कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि ये स्कैम से बचना है। ऑपरेटर्स की ताकत क्या है और ये जो नंबर था 23124 इसके पीछे की कहानी क्या है? निफ्टी का हाई लगा 23124 और इनॉग्रेशन हुआ था 23 जनवरी 2024। कोई कोइंसिडेंस है या फिर ये ऑपरेटर की पावर है? हर ट्रेडर ने हर्षद मेहता का नाम सुना हुआ है, तो क्या आज की डेट में भी मार्केट में कोई हर्षद मेहता है? एंड इफ नॉट देन आगे आने वाला हर्षद मेहता कौन बन सकता है? हर्षद मेहता was the most intelligent person ever in the history of Indian stock market. लोग बोल रहे हैं सेबी रूल्स आ रही है, सेबी रूल्स ला रही है। क्या कर रही है सेबी? कुछ नहीं करती सेबी। सेबी ही सब कुछ कर रही है आपको बचाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। सो प्लीज़ वेलकम हर्ष भाई। कैसे हो हर्ष भाई? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो और मच। हर्ष भाई के साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आज से हमारे साथ जो हमारे साथ होस्ट कर रही है, उनका नाम है राधिमा, जिनका पेज है गर्ल हू ट्रेड। आज से हम साथ में ही पॉडकास्ट लेने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है, बाकी देखते हैं। चलो, तो कैसे हो हर्ष भाई? बहुत बढ़िया भाई, दिल्ली वाले हमेशा बढ़िया रहते हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ अभी? सही चल रही है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है, जिंदा है। मुर्दा नहीं है, मतलब हैपनिंग लाइफ है। ऐसा नहीं कि बस उठे सो गए, कुछ काम धंधा करा, थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, वैसा नहीं है। हर रोज उठते तो ऐसा होता है कि सोने का टाइम नहीं है, काम इतना ज़्यादा आ गया है, तो जिंदा फील करता हूँ। तो अभी आप बेसिकली फोकस्ड कहाँ पे हो? इंडियन मार्केट में फोकस्ड हो या क्रिप्टो एंड? भाई फुल इंडियन मार्केट में फोकस्ड अच्छा। हूँ, क्योंकि कोई इंडियन मार्केट में फोकस नहीं है। सही बात है। मेरा कंपटीशन अपने आप खत्म हो गया। तो हर्ष भाई, आप बताओ कि आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी, पहले अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ हमें। ठीक है भाई, 6 साल से ज़्यादा मार्केट के अंदर हो गया है और काफ़ी सारे लोगों से सीखा और गलतियां करी, और गलतियां कर करके फिर अभी 1 डेढ़ 2 साल से ही प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। उससे पहले तो लॉस कर करके सीख रहा था बस, दर बतर भटक कर। और ऐसी चीज़ें सीख ली है ना, तो जैसे क्रिप्टो फॉरेक्स में अब लोग घुस रहे हैं, मेरी स्टार्टिंग ही उससे हुई थी 6 साल अच्छा। पहले। हाँ। ठीक है, तो मैंने आज तक ऐसी कोई मार्केट नहीं छोड़ी जिसके अंदर मैंने काम ना करा हो। आप क्रिप्टो की बात करोगे, मैं कर चुका हूँ, गोल्ड के अंदर कर चुका हूँ, फॉरेक्स के अंदर कर चुका हूँ, कोई करेंसीज नहीं छोड़ी है। जीबीपी यूएसडी हो गया, या फिर यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ये सारी करेंसीज के अंदर काम कर चुका हूँ। उसके बाद फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टॉक ऑप्शन होता है, इंडेक्स ऑप्शन होता है, इंडेक्स के अंदर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सब में काम कर चुका हूँ। उसके बाद हमारा स्टॉक्स के अंदर भी इंट्राडे होता है, फिर लॉन्ग टर्म हो गया, फिर स्विंग हो गया। तो मैं हर एक चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि मैं वो ट्रेडर था जो 4 साल तक भटक रहा था, है ना। तो 4 साल तक भटकने के बाद तो कुछ तो सीखा होगा। 4 साल हर जगह हाथ मार लिया कि ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है। फिर समझ आया कि क्या करना है, और फिर समझ आया कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है। और उसके बाद जब वो जिस दिन वो समझ आ गया, उसके बाद लाइफ सेटल हो गई और भटकना भी नहीं है अब दिमाग। जैसे आपने पहला क्वेश्चन बोला कि फोकस किस पे हो, तो वो जो चीज़ सीखा हूँ मैं उस पर फोकस हूँ। सो जैसे कुछ डिटेल्स में बताओ कि जैसे आज की डेट में स्टॉक मार्केट वगैरह को तो इतना कोई ऐसे आगे नहीं कहता कि आगे जाके हमें ऐसा करना है। तो यस। आपने कैसे सोचा कि मुझे यही करना है? तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। ठीक है, जब मैं मार्केट्स में, मतलब मेरे को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट था। अब बिजनेस स्टडी के एक ना चैप्टर है स्टॉक मार्केट के ऊपर, सेबी वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, तो एक दिन सर मेरे को सिखा रहे, और सिखाते सिखाते उन्होंने बोला, सर भाई कि इसमें ना लोग करोड़पति बनते हैं। तो करोड़पति बनते हैं, मेरे दिमाग में वो खटक गया, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। ठीक है, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो पैसों की बात घर में होती ही है। ठीक है, और क्योंकि पापा बिजनेसमैन है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है पैसों की, है ना। 500 रुपये भी घर से नहीं मिलते थे, तो उसके लिए भी मेरे को 500 रुपये के लिए मेरे को 50,000 की मेहनत करनी पड़ती थी। पापा की फैक्ट्री है, तो मेरे को मजदूरों की तरह काम भी करना पड़ता था। तो उसके बाद जाकर मेरे को दिन का 10 रुपये मिलते थे कि चल खर्ची कर ले, कुछ खा ले पी ले। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है ना, उससे मेरे को समझ आया कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मुश्किल है पैसा कमाना। फिर एकदम से सर ने बोल दिया यहाँ पर लोग करोड़पति बनते हैं। फिर मैंने बोला यार कि अगर यहाँ पर लोग करोड़पति बन रहे हैं, क्यों मैं 10 रुपये के लिए धक्के खा रहा हूँ, है ना।
सो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने गया तो फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि सर ने बताया तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कैसे करते हैं इसमें। सर से पूछा, सर स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, मेरे को शेयर्स ये खरीदते मतलब खरीदते और बेचते कैसे हैं। तो सर ने बोला मुझे तो नहीं पता। तो मेरे दिमाग में आया, सर मुझे बोल रहे हैं इसमें यहाँ पर करोड़पति बनते हैं, तो सर मुझे पढ़ा क्यों रहे हैं, उसी का काम करके वो करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हैं। तब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि लोगों को पता नहीं है कैसे करते हैं, इसलिए लोग करोड़पति नहीं बनते हैं, है ना। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि करोड़पति तो बनते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे बनते हैं, और अगर मुझे पता चल गया कि कैसे बनते हैं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जो कि मैं बन भी गया। है ना। तो इसकी वजह से मेरे दिमाग में उस दिन जो बात खटकी वो एक किस्सा था। उसके बाद वैसे बहुत सारे किस्से हुए, और किस्से होते होते समझ आया कि मेरे को करना है तो इसी में काम करना है, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना कि वो एक डायलॉग है 3 इडियट्स का, अब्बा नहीं मानेंगे, है ना। तो वो जो हमें चीज़ पसंद आ जाती है ना, उसमें घर वाले कभी नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, उसमें मज़ा आ रहा है और फ्यूचर भी दिख रहा है, तो क्यों ना करूं। तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो किस सेगमेंट में स्टार्ट करी थी आपने? मैंने तो ऐसा सेगमेंट चुना था, वॉल्यूम ट्रेड आपने सुना होगा, हाँ, 1 मिनट में पैसा डबल, हाँ। है ना। तो 1 मिनट में पैसा डबल वाली स्कीम में आया था मैं तो मार्केट के अंदर। तो मतलब बोलते हैं ना क्रिप्टो फॉरेक्स रिस्की है, इंडियन मार्केट रिस्की है, जिसमें मैं घुसा था उससे ज़्यादा रिस्की कुछ नहीं है, है ना। तो मैंने तो वहाँ पे पैसा डबल भी करा है 1 दिन के अंदर, लेकिन फिर बहुत बार डुबाया भी है। वो डुबाते डुबाते भी एक किस्सा हो गया था कि घर वालों से पापा ने मेरे को उधार नहीं मतलब रखने के लिए पैसे दिए थे 10-15 हज़ार पे, कहीं से पेमेंट आई थी तो 15 हज़ार रख ले, 2 दिन बाद दे दियो। तो वो बैंक अकाउंट में आए थे। मैंने सोचा था कि 15 हज़ार आए हैं, अब इसको डबल कर दूंगा, फिर पापा को 15 हज़ार उनके दे दूंगा और 15 हज़ार अपने पास रख लूंगा। तो फिर मैंने सोचा तो ठीक है यार, मेरा मतलब क्या यार, मैं 5 हज़ार की कैपिटल से लगा हुआ हूँ, 15 हज़ार की कैपिटल से कितना फायदा होगा। ठीक है, ये सोचकर मैंने 15 हज़ार की कैपिटल यूटिलाइज कर दी। फिर अगले दिन पैसा 0। ठीक है, तो वहाँ पर जब 0 हो गया, अब पापा को तो नहीं बता सकता क्योंकि वो बोले कि जुआ सट्टा खेल कर तूने 0 कर दिया, है ना। तो वहाँ से तो मेरे को घर से निकाल देगी। तो फिर मैं जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है घर का, मम्मी तो मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला सॉरी आगे से नहीं होगा। मम्मी ने बोला भगवान के आगे खड़े होकर कसम खा। मैंने भगवान को बोला भगवान अब की बार बचा लो, अगली बार थोड़ा सा रिस्की कम करूंगा। तो मम्मी ने तो बोला था कसम खा छोड़ दे, बट छोड़ने वाली लत लग जाती है ना, नहीं छूटती, है ना। तो जब भगवान से क्यों झूठ बोलूं कि नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन अगली बार ध्यान से करूंगा। ठीक है, तो फिर मम्मी से पैसे ले लिए। मम्मी ने भी पैसे दिए नहीं, अब क्योंकि बिजनेस फैमिली है तो थोड़ा असर उन पे भी है। तो पैसे उन्होंने दिए नहीं, उन्होंने अपने हमारे ही रिश्तेदार से उधार पे दिलवा दिए मुझे। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि अब वो जो पैसे हमने बाहर से लिए हैं, मम्मी ने भी अपने नाम पे नहीं दिलवाए, मम्मी के पास थे पैसे, लेकिन मम्मी उनके पास लेकर गई और उनको बोला कि इसको पैसे दो और फिर आप ही को यही वापस करेगा। ठीक है, क्योंकि मम्मी देती तो मम्मी को बोलता मम्मी चलो ना कोई नहीं, डूब गए, लेकिन क्योंकि मैंने बाहर से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा दी और उस चक्कर में मेरे को पैसे कमाने के लगना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा और वापस करना ही पड़ेगा। फिर उस चक्कर में मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया कि मेरे को समझ आ गया वॉल्यूम ट्रेड से तो नहीं बनेगा पैसा, क्योंकि अब मेरा डूब चुका है और बहुत सारा डूब चुका है। और एक चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पर अगर करना है तो वो या तो मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, ठीक है, या फिर ये जगह ही बेकार है। तो वो उतना रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके चक्कर में मैंने जॉब स्टार्ट करी। फिर जॉब कर मैंने वो पैसा चुकाया। फिर उस दिन मेरे को समझ आया कि पैसों की वैल्यू, है ना। तो वहाँ से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म और ज़्यादा हो गई। और मम्मी की एक छोटी सी बात थी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उससे पहले मेरा जो थिंकिंग थी वो थी पैसा कमाना बहुत इजी है, चुटकियों का काम, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेड के अंदर भी तो मैं यही सोच के घुसा था, है ना। तो वो जो चुटकियों का काम है ना, उसको चुकाने के लिए मेरे को 1.5-2 महीने लग गए, है ना। तो उसके बाद समझ आ गया कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, फ्यूचर तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, राइट। सो फिर आपको स्टॉक मार्केट कब इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली? स्टॉक मार्केट मेरे को इंट्रोड्यूस हो गया था 12th के आसपास ही, स्कूलिंग में ही, मतलब स्कूलिंग में इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन वो कौन सा होगा ये ईयर? ऐसे याद नहीं है, स्कूलिंग करे भी पता नहीं 4-5 साल हो गए हैं। मतलब 18-19 के आसपास, यस 18-19 के आसपास। सो उस टाइम इंट्रोड्यूस हो गया था और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम, मैं बताऊंगा तो पूरा पॉडकास्ट ही 2 घंटे का निकल जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अपना क्रिप्टो है, क्रिप्टो हर जगह ही चल रहा है और स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप हो रही है, तो सबसे पहले आप यही बता दो चलो कि वॉल्यूम ड्रॉप होने के मेजर रीजंस क्या क्या हैं जो इतने लोग जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से? देखो उसके ना 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है लॉसेस, ठीक है। मार्केट के अंदर पिछले
कुछ सालों के अंदर लोगों ने बहुत लॉस कर लिया है। लॉस करने के बाद जैसे मैंने बोला कि ऑलिम ट्रेड से मैंने उम्मीद हार दी और मैं निकल गया, है ना, तो लोग अब यहाँ पर उम्मीद हार कर निकल रहे हैं। लॉस होने के भी काफ़ी कारण होते हैं, जैसे बिना नॉलेज के आ जाते हैं और उसके बाद लॉस कर देते हैं। फिर इसको जुआ सट्टा बाजार जो रीत चली आ रही है बहुत सालों से कि आगे जनरेशन आएगी वो इसमें काम करेंगी, फिर अपने बच्चों को बोलेगी जुआ सट्टा बाजार है। तो ये रीत जो है वो वापस आगे बढ़ने वाली है अगली जनरेशन में, यानी कि अब जो लॉस कर चुके हैं 5 साल में, अब वो अपने बच्चों को बोलने वाले हैं कि जुआ सट्टा बाजार है। ठीक है, तो ये जो लॉसेस की वजह से वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हुई है। दूसरा, सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, सेबी ऐसे रूल्स ले आई है, देखो मार्केट के अंदर ना ज़्यादा हवा फैलाने वाले कौन थे? इन्फ्लुएंसर्स, है ना। तो हवा कैसे फैला रहे थे कि भाई मैं बाथरूम में हूँ और मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, मैं प्लेन में जा रहा हूँ तो मैं जाते जाते मैंने तो फ्लाइट की टिकट निकाल ली, या फिर मैंने अभी घड़ी ली है तो मैंने इसकी जो पैसे पहले मैंने निकाले फिर मैंने घड़ी ले ली। तो ऐसे हवा फैलाई जा रही थी। अब ये सेबी ने क्या कर दिया है कि अब इतने सारे रूल्स बना दिए। 2 रूल्स तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि पहला रूल तो निकाल दिया कि 3 महीने से पहले का आप एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक्स में, है ना। स्टॉक्स में लाइव एनालिसिस नहीं दे सकते, तो स्टॉक्स में बात करने वाले अब खत्म हो गए। ठीक है, अगर आपको बात करनी है तो कंप्लाइंस में आना पड़ेगा। हाँ। दूसरा बात चल रही है ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए भी आपको एग्जाम देना होगा, है ना। तो अब ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए अगर आपको एग्जाम देना होगा तो फिर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स रह जाएंगे जो सच में मार्केट को समझते हैं, मार्केट में काम करना जानते हैं और अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं। सिर्फ जुआ सट्टा बाजार या फिर पैसा डबल करने के लिए मार्केट में नहीं आए थे। तो ये रीजंस है मार्केट में वॉल्यूम अभी ड्रॉप क्यों हुई है। और फिर जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में लोगों को यहाँ पर ला रहे थे, अब वो क्रिप्टो में लेकर जा रहे हैं, है ना। तो सारी लहर जो है वो ये सब चीज़ें। इसके बाद एक और रीज़न है कि मार्केट डाउन है 16-17%। तो मार्केट जब, वो एक कोट है ना कि मार्केट जब हाई पर होती है तो सब राजे, है ना, और जब मार्केट जब नीचे आ जाती है तो सबके लंका बाजे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि किसी को नॉलेज नहीं है तो चढ़ गए हैं और चल रही है, रैली चल रही है, सब किंग है। जिस शेयर में घुसो 10%, जिस शेयर में घुसो 20%, 30%, 40%। अब जब वो 60-70% गिर गए तो बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा बाजार है। अरे तुम ये समझो कि तुम किस जगह पे घुस रहे थे। इतनी बार वॉरेन बफे का कोट है और इतनी बार मैंने भी कितनी बार सिखाया लोगों को, कितनी बार बोला है हर जगह, और सब बात करते हैं कि जब मार्केट में सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, है ना, जब बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा पे पैसा आ रहा है, सब छोड़ दो, दुकान धंधे बंद कर दो, सिर्फ स्टॉक मार्केट इज द प्लेस टू अर्न मनी, तब कभी जिंदगी में पैसे मत लगाना। ठीक है, और लोगों ने क्या करा, तभी पैसा लगाया। वो क्यों लगाया? क्योंकि हर जगह बात ही उसकी चल रही है ना। तो ये सब ये प्लान्ड होता है ना, हर एक चीज़ प्लान्ड है कि जैसे मार्केट ऊपर आएगी, ये फैक्ट है, जैसे ही मार्केट ऊपर आएगी, अभी ऐसा नहीं है कि अभी नीचे आ गई है, ऊपर जानी है, अगले 5 साल में दिखेगी आपको। जितने लोग गए हैं ना, ये सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, जितने अपने आपको इंडेक्स किंग कहते थे, निफ्टी बैंक निफ्टी के महाराजा कहते थे, सारे स्टॉक मार्केट के किंग कहते थे, सारे क्रिप्टो में चले गए हैं, है ना। वो क्यों चले गए हैं उसके भी रीज़न बात करेंगे अभी, लेकिन अभी वो वापस आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। क्यों आएंगे उसका रीज़न बता दूँ। इंडियन मार्केट से दूर कहीं जा ही नहीं सकता है, कोई नहीं जा सकता है। सही बात है। क्यों नहीं जा सकता है? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड भारत में आ रहा है और हम फॉरेक्स में जा रहे हैं। कोई सेंस बनती है इस बात की? सारे वेल्थ मैनेजमेंट, अगर स्टॉक मार्केट खराब है, डिफिकल्ट हो चुकी है, सबका पैसा तो इसी में है। सही बात है। तो ये खराब कैसे हो सकती है? ये खराब नहीं है, आपको आता नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको आता है तो कुछ भी चीज़ खराब नहीं है, और अगर नहीं आता तो क्रिप्टो भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। क्रिप्टो तो इससे ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसमें तो ऐसे मूव्स आते हैं कि समझने में भी पागल हो जाओगे। तो मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, हर एक चीज़ को सीखने का टाइम लगता है, सीख कर हर एक चीज़ आसान है। हाँ, डेफिनेटली। तो हर्ष भाई, जो अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट का क्रेज आज से 2 साल पहले था, क्या आपको लगता है ये क्रेज अब वापस आने वाले कुछ टाइम में उतना ही क्रेज हमें दिखाई देगा? ठीक है, तो पहले तो 2 साल पहले का जो क्रेज था वो अब क्यों नहीं है। जैसे हमने बात करी कि नीचे तो कोई राजा होता नहीं है ना, तो पहली बात तो वो हो गया क्लियर। दूसरा, लोग लॉसेस कर चुके हैं। अब लॉसेस करने के बाद एक डीमोटिवेट तो होते हैं लोग, उसकी वजह से मार्केट से थोड़ा दूर हो रहे हैं, और दूसरे लोग जो उनको क्रिप्टो में शिफ्ट करवा रहे हैं। सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स है वो और कम हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लोगों का लो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, भारतीय मार्केट को छोड़कर आप नहीं जा पाओगे कहीं पर भी, क्योंकि आने वाला फ्यूचर भारत का है। आप अभी समझ जाओगे तो बेस्ट है, नहीं तो 2 साल बाद आकर वापस ऊपर टॉप पर जब सब बोलेंगे मार्केट ऊपर आ गई तब बाय करोगे, है ना। तो आना तो यहीं पर है। हर एक देश जो है भारत के ऊपर
नज़रें देख रहा है और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। FIIs अभी लास्ट 2 दिन से 2 ट्रेडिंग सेशन से भर भर के माल खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्टिमिस्टिक उनको अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिख रही है। 60-70% का डिस्काउंट पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है? जो देश के अंदर जो स्टॉक्स 100-100% बढ़े हुए थे, 500-500% बढ़े हुए थे, वो 500% से 60-70% क्रैश, समझ रहे हो? मतलब कि 100 रुपये से जो स्टॉक 500 रुपये गया था या फिर 1000 रुपये गया था, अब वो उसमें भी आपको बहुत कम दाम पे वापस मिल रहा है। हाँ, यानी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज। ये तो दिवाली सेल चल रही है। लोगों में बेसिकली नॉलेज की काफी कमी है कि वो Yes. 100 रुपए पे लेने को तैयार है, बट हाँ। वही चीज 50 में मिल रही है तो उनको डर लगेगा वो लेने में। नहीं, लोग क्या करेंगे, वो 1000 पे लेंगे। उनको मजा आता है ना, महंगी चीज, लग्जरी सही बात प्रोडक्ट्स है। खरीदने में मजा आता है ना, तो लग्जरी स्टॉक्स लेते हैं। और अब मार्केट क्रैश हो गई है, तो अब जैसे ना पहले क्या था कि हर कोई मेरे से पूछ रहा था कहाँ इन्वेस्ट करे, ठीक है? तो मतलब जितना मेरे को नॉलेज है मैं थोड़ा हेल्प कर देता था, ठीक है? अब कोई खरीदता तो नहीं है। नहीं, अगर आप किसी को सजेस्ट कर दो तो नहीं खरीदता है, बहुत रेयर खरीदते हैं, ठीक है? क्योंकि अपनी चलानी होती है, सब अपने राजा है ना? तो मैंने बोला ना कि मार्केट में सब राजा होते हैं जब मार्केट ऊपर होती है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, अब पूछने आ रहे सारे कि अब मार्केट नीचे आ गई है, 60-70% डाउन हो गया है, तो अब क्या करे? मैंने बोला तब जब बताया था तब तो कुछ करा नहीं, अब नीचे आ गया तो एग्जिट करने के लिए बोलूंगा। हाँ, सही बात तो है। क्या बोलूं बताओ? तो उसमें क्या है ना कि जब मार्केट, अब देखो, अब हर जगह ना एक और जो न्यूज़ है वो फैलने लग गई है कि अब मेरे को सुनने को मिल रहा है कि लोग SIP खाली कर रहे हैं, हाँ, लोग म्यूचुअल फंड्स खाली कर रहे हैं, लोग स्टॉक से निकल रहे हैं। तो मेरे को एक कॉल आती है, मुझसे कोई पूछता है कि भाई ये सारे तो निकल रहे हैं, तो हम क्या करें? मैंने बोला अब तो सबसे अच्छा टाइम आ गया है कि जब सब निकले तो हम घुसेंगे, है ना? सो वॉरेन बफे कहते हैं कि जब मार्केट के अंदर फियर आ जाए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय, है ना? और जब मार्केट के अंदर सब खुश है तब निकल जाओ। सही बात है। जैसे आपने अभी म्यूचुअल फंड की बात करी, तो मेरे को सुनने में आया था कि म्यूचुअल फंड भी एक काइंड ऑफ स्कैम है। क्या इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आपका व्यू क्या है इसमें? देखो, हर एक चीज़ स्कैम है, ठीक है? मार्केट के अंदर बिना मैनिपुलेशन के कुछ नहीं होता है, हाँ, ठीक है? एक स्टॉक भी ऊपर जा रहा है तो कोई तो बाय कर रहा है, हाँ, है ना? आप और मैं इतनी ताकत नहीं है कि मैं ले जाऊं उसको। जो ये 70% गिरे हुए हैं, किसने गिराए हैं, कैसे गिर गए? क्योंकि एक तो सेबी जो है वो रेगुलेशंस बढ़ाई जा रही है टू प्रोटेक्ट रिटेलर्स, है ना? तो उसकी वजह से मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर कम हो रही है। और ये जो स्टॉक्स बड़े थे, एकदम से भागे थे, अब वो नीचे कैसे आ गए हैं? तो हर एक चीज़ के पीछे मैनिपुलेशन होती है, हर एक स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन होती है। बड़े बिजनेस हाउसेज जो है वो मार्केट में पंप एंड डंप की गेमें करते हैं, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड बुरा है या नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? आपको समझना होगा म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड है एक ऐसा जगह, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आपको सेफ रिटर्न्स चाहिए कि एक मार्केट में मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं स्टॉक्स में 50 स्टॉक, 250 स्टॉक, 300 स्टॉक, 1000 स्टॉक नहीं देख सकता हूँ। मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, 15-20 हज़ार की नौकरी करता हूँ, या फिर एक हाउस मेकर हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने का। तो मैं एक ऐसे बंदे को पैसा दे रहा हूँ जिसके पास टाइम है, जिसको नॉलेज है, ठीक है? अब वहाँ पर वो स्कैम भी कैसे कहते हैं ना, लोग जो स्कैम बोलते हैं वो कैसे कहते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलते हैं, है ना? रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं। हाँ, कि अब मान लो अगर आपका 50% बनना है तो आपको 20% या 10% दिया जाता है, ठीक है? लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, 10% इज़ बेटर, सही है ना? तो जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए स्टॉक से बेटर क्या है? सही बात है ना? तो जैसे आपने अभी बात करी थी कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे बीच में अभी कुछ 1-2 साल पहले फिन इन्फ्लुएंसर सबका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उसकी वजह से जनता भी बहुत आ रही थी, तो क्या ये वापस आ सकता है? क्योंकि इतने रेगुलेशंस है, क्या फिन इन्फ्लुएंसर के पास जो पावर 2 साल पहले थी वो पावर क्या आगे आ सकती है? यस, क्योंकि आने वाले टाइम में ना सीरियस ट्रेडर्स रह जाएंगे, हाँ, ठीक है? जब सीरियस ट्रेडर रह जाएंगे, जब मार्केट वापस ऊपर आएगी, ये सब वापस आएंगे। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर हाँ, पहले, सब वापस आएंगे। बोलते हैं ना कि जहाँ पर शहद लगा होता है वहाँ पे मक्खियाँ आ जाती है मंडराने, हाँ, शहद खत्म हो गया तो मक्खियाँ चली जाती है दूसरे छत्ते को ढूंढने। तो अभी दूसरे छत्ते पे ढूंढने गई है जहाँ पर एक मिथ फैलाया जा रहा है कि इजी मनी का, हाँ, क्रिप्टो इज इजी मनी। वही। तो वो शहद को कहीं और लगाया गया है। जब शहद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जब उनको पता चलेगा कि जो पहले वाला जगह था वो था झरना था, वो सूखा नहीं था, वो बंद हो गया था, तो वापस यहीं आएगी घूमकर।
हम जैसे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या क्रिप्टो में पैसे कमाना एक्चुअली में ईजी है या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसी सच्चाई है जो रिटेलर से छुपाई जा रही है? तो जैसे कि मैंने बताया, हम्म, मेरा मान लो लॉस हो गया है, हम्म, ठीक है, और मुझे बताया गया कि तेरा लॉस हो गया है क्योंकि ये जगह खराब थी, हाँ, लेकिन इससे बेटर जगह है जहाँ पर तू आराम से पैसा बना सकता है, हम्म, ईजिली पैसा बना सकता है, तो आप क्या करोगे? सही बात है। चले जाएंगे पैसे हाँ। कमाने के लिए। तो वही चल रहा है। तो दैट इज योर आंसर, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, हाँ। क्योंकि क्रिप्टो इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड वेरी रिस्की। जब लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर पा रहे तो वो फॉरेक्स क्रिप्टो में मैनेज करेंगे जहाँ पे लेवरेज 5-5 हज़ार गुना मिल रही है, यहाँ पर 5 गुना 10 गुना लेवरेज पे पैसा नहीं बन रहा है उनका, यहाँ पर लॉसेस कर रहे हैं इतनी लेवरेज। मतलब ये समझ लो कि 1 लाख पे फंड पे आप 100 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो आप? मतलब 0.1%, मतलब 1% भी ड्रॉबैक गया, कैपिटल खत्म, तो आपका रिस्क 100% का है। आप यहाँ पर मार्केट में लोग बोलते थे कि यार अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो 33% का रिस्क है ना? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तो 100% का रिस्क दिख रहा है मेरे को। तो 100% का रिस्क ज़्यादा है या फिर 33% रिस्क ज़्यादा है? और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि 33% का रिस्क उनके लिए है जिनके पास एक प्रॉपर एक सेटअप नहीं है ना? अगर आपके पास सेटअप है, मैं आपको मिनिमम एक वो बताता हूँ क्राइटेरिया, इतना भी है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे मार्केट के अंदर। 50% एक्यूरेसी एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ओके। इतना है मार्केट के अंदर आपको लॉस करने से, मतलब कोई लॉस करवा ही नहीं सकता। मेरे को प्रूफ कर दो किसी ने इसको फॉलो करके लॉस किया हो, लेकिन लोगों को मैं अगर बता भी दूं तो भी क्यों नहीं करते, इमोशंस आ जाते हैं, सही बात है ना? और इसके लिए मैंने आपको इनवाइट भी करना है भाई, 29 को हमारा हर्षलिक समिट हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोगों को यही बताने वाले हैं। वहाँ पे बड़े दिग्गज आ रहे हैं और अश्नीर ग्रोवर आ रहे हैं, ओके, वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट के बारे में बात करने के लिए राकेश बंसल जी आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे, जैसे हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो फंड मैनेजर जो मैनेज करते हैं पैसा, ठीक है, तो हम उन्हीं से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड खराब है या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर है तो कैसे कर सकते हैं उसको बेटर। और मैं पर्सनली सिखाने वाला हूँ इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, उससे ज़्यादा सेफ नहीं है कोई। मैं आपको वहाँ पे, मतलब जब आपको भी बताऊंगा वो, तो आपको भी मज़ा आएगा सुनकर। मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अच्छा, ठीक है, और मिनिमम 1:2 1:3 बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ओके। निफ्टी में 20 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में डबल हो जाता है उसका, हाँ, है ना, वही। क्योंकि उसमें लॉट साइज हाँ, भी हाँ। छोटा है, प्राइस भी ज़्यादा है। तो निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और मैंने एक और चीज़ किस्सा बताता हूँ, मैंने 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 75 पॉइंट निकाले हुए हैं अच्छा। निफ्टी के अंदर, ठीक है। 1:40 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकाला एक दिन, ठीक है। वो एक दिन भी था जब मार्केट के अंदर बजट था, ठीक है, बजट वाले दिन मैंने 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकाला था, अच्छा, ठीक है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मैंने 400 पॉइंट कैप्चर करे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ पे लाइव, ठीक है। ओके। तो मतलब मज़ा आएगा ऐसी वही, चीज़ सिखाने लोगों को वाला हूँ। तो 1:1 रिवॉर्ड भी निकालने में बड़ी दिक्कतें हाँ। हो जाती है, और आप 1:20 40। यस, क्योंकि एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट आपको, ये माइंडसेट ही है जो 90% और 10% को अलग करता है, ठीक है। माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, क्या मेरे को एक ऐसी चीज़ पता चली जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है प्रॉफिटेबल हो गई, वो जो चीज़ है ना वो ये है, बता दूँ। तो वो चीज़ है कि लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, मैं लॉस के पीछे भागता हूँ। अच्छा। यानी कि लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट को बढ़ाए कैसे, मैं सोचता हूँ लॉस को कम कैसे करें। अगर लॉस कम हो गया प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। लेट्स से मुझे 50 पॉइंट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा लॉस है 40 पॉइंट का। अगर मैं प्रॉफिट ना बढ़ाऊँ, 50 का ही रखूँ, और मैं उस पर मेहनत करूँ कि उस 40 को मैं 20 तक कैसे ले आऊँ, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 से 1:2 हो गया, है ना। तो वो जो मेरी स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस, जो मैं स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं आएगा, कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है। रीज़न आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला भी गया, डजेंट मैटर। अगर मान लो 10,000 पे जाता है तो अगले ट्रेड में 20-30 हज़ार आ भी जाएगा। और अगर एक दिन भी 1:10 अचीव कर लिया तो अगले 10 ट्रेड का लॉस निकल गया, सही बात है ना। तो इस माइंडसेट से चलोगे, हमेशा मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि हर एक मार्केट अच्छी है, बस आना चाहिए, उसमें काम करना। क्रिप्टो भी अच्छा है, फॉरेक्स भी अच्छा है, इंडियन मार्केट मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि मैं हर जगह काम करके आ चुका हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, इंडियन मार्केट में जिसने काम कर लिया ना, जिसने यहाँ पर काम करना सीख लिया, वो दुनिया की किसी भी मार्केट में काम कर सकता है।
तो मैंने आपके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी है कि आपने 50,000 को शायद 10 लाख रुपए तक बनाया था। यस। तो उसके पीछे आपका माइंडसेट क्या था और उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओ। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ कि जिसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत अच्छा होता है। लेट्स से 1:3, 1:5, 1:10, मतलब उसमें अनलिमिटेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 1:2 ही है। मतलब जब मार्केट रिवॉर्ड देने को आएगी इतना देगी, संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब जैसे इलेक्शन का डे हो गया, बजट का डे हो गया, इस दिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है सही में। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पिन पॉइंट बता दूंगा मार्केट कहाँ से क्या करेगी। अच्छा। ठीक है, एक दिन पहले हर रोज बताकर जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है। वही होगा। लास्ट 10 वीडियो उठा लो, ठीक है, और देख लो, चेक कर लो। एच लेवल्स कहता हूँ मैं उसको, लेवल्स देकर जाता हूँ। तो सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है और ट्रैप जोन है। तो ये 3 जोन बताकर जाऊंगा, मार्केट उसी के अंदर घूमेगी। और अगर इसको किसी को भी तोड़ा, यानी कि बाइंग जोन को तोड़ा, नीचे बाइंग जोन को तोड़ा, तो मार्केट को रोक सको तो रोक लो, नीचे ही जाएगी, पूरे दिन ऊपर नहीं आएगी। और अगर सेलिंग जोन टूट गया उसके बाद भी मार्केट वापस नीचे नहीं आएगी, बाइंग पोजीशन में बैठ जाता हूँ, पूरे दिन के लिए छोड़ दो। ठीक है, कल का देख लो, परसों का देख लो, 2 दिन तक लगातार हमारा जो है बाइंग जोन, सेलिंग जोन टूटा है। ठीक है, मार्केट कल 200-250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बातों पे विश्वास मत करो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो तो जैसे अभी आपने हाँ। मार्केट की बात करी, तो मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था, अभी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक गिर रहा था, बट ये लास्ट वीक जो गया है मार्केट कम से कम 2,500 पॉइंट तक ऊपर आया है। तो आपको इसके आगे का व्यू क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है या बस एक दोबारा से रिट्रेसमेंट लेके और गिरेगा? यस, देखो एक न्यूज़ आई थी कि 16% गिर गया, लाइफ टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट के अंदर, है ना, सबको डरा दिया गया और मार्केट को और ज़्यादा लोगों को एग्जिट करवाने के लिए न्यूज़ जो है फैलाई गई। ठीक है, जब सब निकल गए तो मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक स्वाभाविक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, जस्ट अ रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम, दैट्स इट। 16% गिरने के बाद थोड़ा तो रिजेक्शन दिखाएगा मार्केट, राइट? तो दिस इज जस्ट अ रिजेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते यहाँ से मार्केट हाई, ऑल टाइम हाई चला जाएगा। एक रेजिस्टेंस आएगा मार्केट के अंदर जहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल करने को आएगी। ठीक है, और वो बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही आपको लगेगा कि मार्केट में सब ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, वहीं पर वो दिन होगा, जैसे कि अभी हो गए हैं ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर मेरे को लगता है हो जाएगा काम। तो एक रेजिस्टेंस आने वाला है जिसकी वजह से मार्केट वापस नीचे जो है लो दिखा सकती है हमें। लेकिन अब की बार लो जब दिखेगा तो मार्केट सीधा लो पे जाना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, ऊपर नीचे अगर जा सकती है। ठीक है, या तो डायरेक्टली फॉल करेगी और बिल्कुल नीचे ले जाएगी, और अगर नीचे ऊपर नीचे कर जाएगी तो हो सकता है कि लो के पास भी ना पहुंचे। धीरे धीरे जाएगी तो लो पे पहुंचना मुश्किल है, एकदम से गिर गई तो खत्म। तो इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज से कुछ साल पहले जब पैंडेमिक का टाइम था 2020, तब मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश करी थी एंड हम सब ने जैसे सुना है कि मार्केट की एक साइकिल चलती है, हर 4-5 साल में एक क्रैश आता है। 10 साल, तो 10 साल में? हाँ 10 साल बोलते हैं कि हर 10 साल में क्रैश आता है, बड़ा मेजर क्रैश। जैसे 2008 में आया था, फिर 19 में आया, फिर 25-28 में बात कर रहे हैं, उससे पहले 1980s कुछ बोल रहे थे आया था। तो आपको क्या लगता है मार्केट का नेक्स्ट क्रैश कब आ सकता है और किस रीज़न की वजह से आ सकता है? मतलब देखो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर, रिसेशन का फियर मार्केट के अंदर है बहुत ज़्यादा, वॉर का फियर है, ट्रेड वॉर, टैरिफ की बातें चल रही है तो ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो मार्केट के अंदर चल रही है। पैंडेमिक आया था, एक ऐसी सिचुएशन जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं करी थी। रिसेशन जो है फिर भी मेरे को लगता है कि एक ऐसा रीज़न है जो 2008 के अंदर एक्चुअली हो चुका है। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको बताकर जाता हूँ आपके ऑडियंस को, जो चीज़ हो चुकी है मार्केट कभी भी उस पर मार्केट क्रैश नहीं करती है। ठीक है, एक बार पैंडेमिक आ गया है तो अब अगली बार आएगा तो मार्केट क्रैश नहीं करने वाली। ठीक है, एक बार रिसेशन आ चुका है तो मार्केट क्रैश नहीं करने वाली, क्योंकि मार्केट को पता है कि अब उससे सर्वाइव कैसे करना है। जो पहली बार आती है ना मार्केट, उस पर क्रैश करती है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता कि अब करना क्या है। पैंडेमिक आया, एक ऐसी सिचुएशन, कोविड, किसी को अंदाज़ा भी ना था कुछ ऐसा हो सकता है कभी लाइफ के अंदर। मतलब अभी तक पहली बार हुआ है वो, है ना। इससे लड़ना कैसे है, वायरस ख़त्म कैसे होगा, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, लॉक हो गया घर के अंदर, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसको लड़ना किसी को पता ही नहीं है। जब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे रिसेशन के अंदर जो क्रैश हुआ, उसके अंदर क्या लगता है क्रैश कब से स्टार्ट हुआ होगा? 2008-9 का क्रैश कब से स्टार्ट हुआ? 2002 से। 2002 से? यस। ओके। प्रॉपर मैंने पूरी केस स्टडी जो है मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पे, जिसके अंदर हमने बताया कि 2002 के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहाँ से ही कहानी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। ठीक है, और लेमन ब्रदर का क्रैश जो हुआ था, वो लेमन ब्रदर वाज जस्ट वन रीज़न। ठीक है, नॉट द होल
अच्छा। रीज़न ऑफ मार्केट क्रैश। हाँ। उससे पहले लेमन ब्रदर के साथ साथ वहाँ पर ऑलरेडी आईटी बबल भी था, ठीक है, IT, आईटी बबल था। उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर थे वो पूरे बर्बाद हो चुके थे। वो रीज़न क्या था उसका, जो चौथा रीज़न है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के लिए बैंक्स ने इतना लोन दे दिया था हाँ। कि अब लोगों के पास मतलब उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट एक और रीज़न आ गया था कि एकदम से हमने लोन ले लिया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ज़्यादा लोन दे रहे थे। ज़्यादा लोन दे रहे थे और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। अब मान लो मेरे को लोन मिल रहा था 1% पे, अब उन्होंने बोल दिया 5%, ठीक है, यानी कि अब मैं 1 करोड़ के लोन पे 1 लाख देने वाला था, अब मैं 5 लाख देने वाला हूँ। तो लोगों ने बोला रख लो प्रॉपर्टी, हाँ। नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं दे रहा इंटरेस्ट रेट, पैसे नहीं है, 5% तुमने कर दिया, कैसे दूंगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रियल इस्टेट क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? अब लोगों के पास पैसे नहीं है और अब रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड कम। और जब सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो सप्लाई ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि बैंक्स ने लोन दिए थे। हाँ। अब क्योंकि बैंक्स के पास लोन भी नहीं जा रहा है अमाउंट और इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा है, हाँ। तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी क्रैश हुआ और साथ ही साथ रियल इस्टेट सेक्टर भी क्रैश हुआ। तो देयर वाज मैनी रीजंस और अब सारे रीजन इतने खतरनाक हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट रीजन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जो हमने कभी देखा भी ना होगा, ना कभी सोचा होगा, ना कभी सुना होगा। इसलिए मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो जैसे आपने रिसेशन की बात की कि अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, Yes. मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो Yes. इसका अगर आया भी तो इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस बारी? ठीक है, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर एक देश से कनेक्टेड है। रीज़न क्या है? यूएस डॉलर, है ना। यूएस डॉलर जब वीक होगा तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे ट्रेड का तो मामला बढ़ेगा। यूएस डॉलर वीक होने से हमारा नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, क्योंकि फिर रुपी जो है वो हमारा स्ट्रांग होगा, है ना। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर रिसेशन आने का मतलब है कि वहाँ पर जो काम है वो कम हो जाएगा। वहाँ पे काम कम हो गया तो हम तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सारे एक्सपोर्ट्स करते हैं, है ना। हम उनको बेचते हैं माल। हाँ। जब उनका वहाँ पे रिसेशन आ जाएगा, जब वहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, है ना, तो वो हमारे से ये क्यों करेंगे? वो बिजनेस नहीं करते। बोलते हैं कि जब आपका टाइम अच्छा हो ना तो आप जो मर्जी करो, लेकिन जब आपका टाइम खराब हो तो सोच समझ के करो, है ना। तो इसकी वजह से जब उनका टाइम खराब होगा तो वो सोच समझ के चीज़ें करेंगे। तो अब जो चीज़ें मतलब भाव मतलब बिक रही है सिर्फ, जैसे फार्मा का मैंने बोल दिया एक गोली है 1 रुपये का प्राइस 10 रुपये का, अब वो फिर भाव तोल मोल करने लग जाएगी, भाई नहीं। तो मामला जो है वो ख़राब तब होगा जब वहाँ पे रिसेशन आएगा, वहाँ पे काम कम होगा और उसकी वजह से यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होएंगे और वहाँ पे इम्पोर्ट्स भी हमारा इफेक्ट होएगा। और टैरिफ की वजह से और ज़्यादा इस मामला ख़राब हो सकता है अगर आता है तो। और उसकी वजह से फेड जो है वो रेट कट करने वाला है और अगर रेट कट नहीं करता है तो भी दिक्कत आ सकती है ना। तो देयर आर मैनी थिंग्स। तो जैसे इंडियन मार्केट तो अभी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स अभी बहुत सारे निकल चुके हैं, तो क्या ये अभी बिल्कुल सही टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, या अभी और थोड़ा वेट कर सकते हैं कि रुक जाएं अभी या तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें? तो आपका क्या है इसमें? जैसे कि आपने एसआईपी का क्वेश्चन पूछा, तो एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी अगर एसआईपी के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो उसकी भी एक छोटी सी सिंपल स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? आपको हर महीने का हाई देखना है। लेट से प्रीवियस मंथ का हाई था 10,000, आपको देखना है उस हाई से मार्केट 2-2.5% नीचे होनी चाहिए अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने जब भी होएगी। लेट से 10,000 का हाई है और नीचे आने में उसको लग गए फरवरी या मार्च में आने की 3 महीने हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 3 महीने तक इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा उसके अंदर। जनवरी फरवरी मार्च का जो 5-5 हज़ार रुपये मेरे को डालना था, अब मैं 15,000 रुपये एक साथ मार्च में डालूंगा जब वो 3% नीचे आ जाएगा, 2.5-3% नीचे जा जाएगी पिछले मंथ के हाई से, ठीक है। अब मान लो अब नीचे आ गई है, अब वापस मार्केट हाई लगाएगी, ठीक है। अब वापस मार्केट हाई लगेगी, हमें वेट करना है कि वापस मार्केट हाई लगाएगी तो वापस मार्केट अपने हाई से टॉप से 2.5-3% नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो किसी को ये नहीं पता कि हाई क्या लगेगा, लेकिन ये तो पता है कि 2.5-3% नीचे आ गई है ना। तो बस ये समझो, क्योंकि देखो एसआईपी आप अगर कर रहे हो तो अगर आप हाई पे कर रहे हो, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि हमें रुकना नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ आपको बस एक डेट फिक्स कर लेनी है कि इस महीने के हर डेट को आपको पैसा डालना ही है। मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर बस एक पॉइंट ऐड कर लो कि जो आपने पहले बार पैसा डाला था जनवरी के अंदर, उसके बाद जब मार्केट 2.5-3% नीचे आएगी, आप वहाँ पर जितना भी इकट्ठा होगा वहाँ पे कॉर्पस डाल दो। आप इससे समझोगे कि आप अब क्या कर रहे थे, पहले आप हाई पे भी ले रहे थे, आप बॉटम पे भी ले रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, आप सिर्फ बॉटम पे ले रहे हो, है ना। हमें नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2.5-3% का लेते हैं, है ना। अब मार्केट लगातार जैसे नीचे गिर रही थी, अब मान लो आपने टॉप पे लिया होता, है ना,
लेकिन अगर 2.5-3% पे भी लिया होता तो भी आप फिर भी 3% का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आप इस नज़रिए से तो 3% इज टू मच। अब जैसे हर बार आप बॉटम पे बाय करने लग जाओगे जब, तो मार्केट के अंदर हमेशा जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो आपको पूरी दुनिया से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है SIP के अंदर भी। ये काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा और मेरे को ये सेंस भी बना रहा है कि काफी Right. अच्छा है ये, लाइक Yes. हाँ कि टॉप के बाद आप 2.5-3% में लो तो आपका बेशक 4-5 महीने में हो जाए, बट 3% नीचे आप उतना अमाउंट एक बारी में डाल दोगे। हाँ, और 3% मतलब मार्केट नीचे 3% समझ रहे हो, स्टॉक्स कितने नीचे होगी, हाँ है ना? तो मार्केट 16% नीचे आई है, स्टॉक 70% गिरे हुए हैं, हाँ है ना? तो आप समझ लो उसके अंदर कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा इफेक्ट देगी उसको। आप अभी भी SIP ही कर रहे हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ लेकिन आपका सिस्टम दूसरों से अलग हाँ है ना? डेफिनेटली। तो यही है जो चीज़ में सिस्टम से चलोगे, और सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देकर जाएगा। और वही मैं बोल रहा था, सिस्टम अगर अच्छा है तो ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। जैसे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट है जिसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, स्टार्ट करनी है, तो क्या सिस्टम या क्या वो ऐसा प्लान फॉलो करे कि वो एक अच्छा ट्रेडर इन फ्यूचर बन पाए? देखो, अगर मान लो लेट से पैसे लेकर आ रहा है वो, तो उसको सबसे पहले एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। एक्चुअली 2 चीज़ें, ठीक है? पहला, ट्रेडिंग मत कर, अच्छा। ठीक है? और दूसरा, सीख कर कर। हम्म ये 2 चीज़ें हैं। डोंट फोकस ऑन अर्निंग, ओनली फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग। ठीक है? सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आएगी। तो कहते क्या क्या बेसिक चीजें हैं जिससे वो लर्निंग अपनी स्टार्ट करे सबसे पहले? ठीक है। सो एज अ बिगनर सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मार्केट के, ठीक है? मेरा एक किस्सा बताता हूँ जो मेरे क्लियर नहीं थे, ठीक है? तो मैं आया मार्केट के अंदर, और स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, जब मार्केट में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, स्टॉक मार्केट होती क्या है, ऑल ट्रेड के बाद यहाँ पे बस घुसा था। तो एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट होता है और ज़ीरो हो जाते हैं पैसे, है ना? तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने 10 रुपये पे, उस टाइम था कि 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो जाती है, और 100 रुपये की चीज़ 1000 हो जाती है। तो मैंने 10 रुपये के ऊपर प्रीमियम लगाकर बैठ गया। 5-10 हज़ार जो भी डाला था मैंने, 5,000 अब तो याद भी नहीं है। तो 10,000 रुपये लेट से डाले हमने, तो अब मैं बैठा हुआ हूँ और आ जाए एक्सपायरी, और मुझे पता ही नहीं एक्सपायरी है, ठीक है? अब मेरे दोस्त ने बोला था कि ले ले, तो मैंने ले लिया। तो वो 10 रुपये का 5 रुपये आ गया। मुझे लगा 5 क्या हो गया, 100 हो जाएगा तो बेचूंगा, ठीक है? तो 5 से वो 3 रुपये हो गया, फिर वो 2 रुपये हो गया। फिर मैंने दोस्त को कॉल करा, भाई ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? ठीक है? तो दोस्त बोल रहा है, भाई आज क्यों होल्ड कर रहा है, निकल जाता ना, अभी तक एक्सपायरी है, ज़ीरो भी होगा। मैंने बोला ज़ीरो भी होगा? तो तब मुझे समझ आया कि मेरा पैसा गया क्योंकि मेरे इतने बेसिक क्लियर नहीं थे कि एक्सपायरी वाले दिन पैसा ज़ीरो भी होता है। समझ रहे हो? बेसिक्स होना, वो लोग बोलते हैं बेसिक्स क्या सीखो, सीधा एडवांस सीखो। बोल रहा बेसिक्स की वजह से मेरा पैसा चला गया क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे कि एक्सपायरी भी होती है ऑप्शंस के अंदर, है ना? तो सबसे पहले अपने बेसिक्स, जिस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, स्टॉक मार्केट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट, है ना? आप किस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, आप इंडेक्स के अंदर घुस रहे हो, आप स्टॉक्स के अंदर घुस रहे हो, उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ जान लो। कहते हैं कि हर एक चीज़ अगर आपने उस बारे में जान ली तो फिर आप इतना बेहतर बन जाओ उस चीज़ के कि आपको कोई हरा ना पाए उसमें, है ना? वो ब्रूस ली का डायलॉग है ना कि मेरे को 10,000 टेक्निक्स नहीं चाहिए, मुझे एक ही टेक्निक को 10,000 बार ट्राई करना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी वो चीज़ मुझसे बेहतर नहीं कर पाएगा, है ना? तो आपको उसी चीज़ को इतना मास्टर कर लेना है, इतना मास्टर कर लेना है कि फिर आपसे बेटर कोई ना हो उसके अंदर। ये एक हर एक बिगिनर का माइंडसेट होना चाहिए। यहाँ पर लोग क्या माइंडसेट लेकर जाते हैं, पैसा कमाना ईजी है, यहाँ पर करोड़पति लोग बनते हैं, 100% बनते हैं, मैं बनाऊँ, ठीक है? लेकिन विथ राइट नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड प्रैक्टिस, विथ लर्निंग्स, विथ हार्ड वर्क, विथ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, है ना? कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, ऐसे ही नहीं कहा जाता, है ना? तो जैसे बेसिकली ना मेरा एक क्वेश्चन ये कॉमन रहता है सबसे, जो भी मैं जिनको गेस्ट बुलाता हूँ, कि बहुत सारे ट्रेडर्स में से आप प्रॉफिटेबल बने, हर्ष भगत ने ऐसा क्या अलग किया जो कि वो आज की डेट में प्रॉफिटेबल है? वैसे तो मैंने हर एक चीज़ बताई दी है हाँ। इससे पहले। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताइए कि पॉइंटर्स बता दो, मैंने ये ठीक है, किया ऐसे ऐसे, चलो ठीक है। 2-3 चीज मैंने दिमाग में रखी और मैंने उसको फॉलो किया। तो ऐसे 5 पॉइंट बताता हूँ जो अगर आप फॉलो कर लो तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट। रिस्क अगर मैनेज नहीं है तो वो वाली बात हो गई है कि हम निकले हैं काम करने, हमारी जेब में है 1,000 रुपये और हमने बातचीत कर ली है 1 लाख की,
है ना। हमने हमारे वो वाली एक कहावत है ना कि पैर उतने पसारो फैलाओ, फैलाओ, जितनी जगह यस हो। जितनी जगह हो। और हम क्या करते हैं, हम चद्दर को ही फाड़ देते हैं कि सही अब तो बात फुल है। निकालेंगे पैर, है ना। तो वो जैसी ही चद्दर फटी वैसे ही आप गड्ढे में जाने के लिए रेडी हो। 100%। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो चीज़ है जो आपकी वो चद्दर कटने नहीं देगा, वो आगे वो बुलेट प्रूफ जैकेट है ना। तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद कंसिस्टेंसी। रिस्क मैनेजमेंट बोलना आसान है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना दैट इज डिफिकल्ट। राइट। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है टेस्टेड स्ट्रेटजी को यूज़ करना। टेस्टेड स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत टाइम से एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, आज मैंने एक स्ट्रेटजी यूज़ करी है तो अगले दिन दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करने चाहेंगे, है ना। आपको टेस्टेड स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और टेस्ट आपको खुद को करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोला तो आपने मान लिया। ठीक है, आपको खुद को टेस्ट करना है। जब तक खुद को टेस्ट करके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। ये है ना? टेस्टिंग लाइव मार्केट में होगी या पेपर ट्रेडिंग में? देखो मैं तो बोलता हूँ मेरी स्ट्रेटजी सारी लाइव मार्केट में करो टेस्ट। लाइव मार्केट। ठीक है, मैं पेपर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भाई ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो पेपर ट्रेडिंग इज बेस्ट, लेकिन अगर एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है तो लाइव मार्केट में उतरना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस आ जाते हैं, 100%। है ना। पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते हैं, हम्म। तो लाइव ट्रेडिंग तो मस्ट है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। फिर टेस्टेड स्ट्रेटजी हो गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि टेस्टेड स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन वे में इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं, अब ये तीनों पॉइंट जो बताए थे ना, रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और उसके बाद टेस्टेड स्ट्रेटजी, इस सबको पॉइंट को आप इसके अंदर डालना होगा, डिसिप्लिन के अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें हमने बात तो कर ली, लेकिन इसको फॉलो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? 2 रीज़न की वजह से, डर और लालच, है ना। ये 2 चीज़ के अंदर मार्केट पूरी है। मैं हमेशा सही बोलता हूँ सिर्फ 2 चीज़ें प्रूव कर दो, पूरी मार्केट इसी पे चलती है, इन 2 चीज़ों पे। इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सब कुछ यही है। आप अभी देख लो, मार्केट का बॉटम लग गया, क्यों लग गया है? सब डरे हुए थे। ठीक है, अब मार्केट का टॉप लगेगा, क्यों लगेगा? सब खुश है ना। वापस मार्केट ऊपर है, यहाँ से मार्केट का रिटर्न बनेगा। मार्केट में शेयर 5-10% ऊपर आ गए हैं तो यहाँ से रॉकेट हो जाएगी, अब सब घुसना स्टार्ट करेंगे, फिर वो फिर गिराएंगे। तो वो चलता रहता है। 2 ही चीज़ों में मार्केट चलती है। आप ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर भी वही चलता है। ऑप्शन प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठाकर आपका स्टॉप लॉस लिया जाता है ना। तो वो सब चीज़ें फियर एंड ग्रीड पे आपको इतना नीचे ले जाया जाएगा कि आप निकल जाओगे, फिर बोलोगे कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट रॉकेट हो गई, है ना। तो एक ये हो गया। फिर द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, है ना। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। कि ये डिसिप्लिन वे के अंदर भी ना क्या होता है कि डिसिप्लिन, हम तो जी डिसिप्लिन है, हम तो रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, हम तो स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक आपको ना वो बनाना होगा, आपको एक प्लान बनाना होगा। डेली का एक प्लान बनना है कि इस दिन मैं एक दिन में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करूँगा, एक हफ्ते के अंदर इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, एक महीने के अंदर इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये चीज़ है ना, ये आपको रोक कर रखेगी ओवर ट्रेडिंग से, है ना। कि आपको ओवर ट्रेडिंग मतलब, मेरा जैसे मैं जो पर्सनली करता हूँ 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करता एक दिन में। ठीक है, 3 ट्रेड अगर लगातार स्टॉप लॉस हो गए, चौथा अगर प्रॉफिट भी जा रहा है, भाड़ में जाए, नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि 3 चले भी गए तो कल करूँगा, एक ही ट्रेड में रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव है। तो वो कब आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो ये 5 पॉइंट है जो हर एक इंसान को प्रॉफिटेबल बना सकता है, जिसने मुझे ही प्रॉफिटेबल बनाया। 5 पॉइंटर्स तो बहुत अच्छे हैं, बट लोग मार वहाँ खाते हैं जहाँ वो फॉलो नहीं करते। वो 5 में से 4 दिन ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर देंगे, 5वें दिन लॉस होगा और उसी दिन ये सारी गेम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरे को लगता है जो ऑप्शन बायर्स हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं। डेफिनेटली, जैसे हमारा स्टार्टिंग ही इससे हुई थी कि वॉल्यूम क्यों कम हो रही है और सेबी ने भी रिपोर्ट निकाली है, 90% लॉस मेकिंग है। अब लोग बोलते हैं कि तुम कैसे पैसा कमा रहे हो जब 90% लॉस मेकिंग है? तुम कैसे कमा रहे हो? तुम कैसे नहीं कमा रहे हो? ये मुझे बताओ। तुम वो नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम बोल रहे हो मैं गलत हूँ, तू कैसे सही है। मतलब कोई सेंस बनती है इस बात की मतलब ये सेंसलेस बातें जो है चलती है। मैं बोल रहा हूँ ना, सब राजा बन जाते हैं, तो मदारी भी राजा बन जाता है। तो वो जब मदारी को पता चलता है बाद में, भाई चलाना बंदर ही है मैंने, है ना, तब उसको समझ आता है कि राजा तो राजा ही है। तो वो वाला माइंडसेट हमें लेकर आना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं राजा हूँ यार, मैं सिर्फ एक कहावत बता रहा हूँ, एक सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वे के अंदर कि मार्केट का कोई भी राजा नहीं है। हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ उनके एक एम्प्लॉय की तरह है, उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह बनकर रहोगे तो वो आपको हाथ पकड़ कर आगे लेके जाएगी मार्केट। लेकिन अगर आप उससे लड़ोगे,
है ना, तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। मार्केट एक अकेला राजा है जो कि सबसे बड़ा राजा है। आप समझोगे कि मैं मार्केट का राजा हूँ और मैं जो बोल देता हूँ वो हो जाता है। इवन मैंने भी आपको बताया कि एक दिन पहले बता देता हूँ तो अगले दिन वो हो जाता है, क्योंकि मैं मार्केट का फैमिली मेम्बर हूँ। मैं मार्केट के साथ 6 साल से हूँ तो मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट देती है मेरे को, इज्जत देती है। कभी कभी वो भी नहीं देती है, इसलिए 90% एक्यूरेसी है है ना। तो जैसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करना थोड़ा आसान था बेसिकली आज के टाइम से, जैसे आपने उस टाइम पे 50,000 से 10 लाख भी किए, तो क्या अगर आज की डेट में हो तो आप क्या दोबारा से उस 50,000 को 10 लाख कर सकते हो? मैंने कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले 10,000 से 1 लाख करा है। ठीक है, मैं और नीचे जा रहा था कैपिटल के। मैं 10,000 क्यों गया, मैं 50,000 क्यों गया, मैं 5 लाख से भी कर सकता 50 लाख। मैं 50,000 और 10,000 क्यों जा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में पैसा बनता है। 50,000 और 10,000 वाली वो ऑडियंस है जिनका मतलब जो मोटिवेशन है वो टूट चुका है। वो भूल चुके हैं कि मार्केट से पैसा बन चुका है, कि मतलब उनको लगता है मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल सीड भी है, कर दिया गया कि 20-25 हजार से ट्रेडिंग करने मत आओ। मत आओ। हाँ। तो वो जो है वो मिथ जो है मैं तोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, उनको मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ वो पेड एडवाइजरी कोर्सेज के चक्कर में पड़े। ठीक है, उनको एक ऐसी चीज़ मिले, अगर कोर्स भी सीख रहे हो तो एक ऐसे इंसान से सीखो जो सच में, जिसको नॉलेज है, जो उनकी हेल्प कर सकता है। पेड एडवाइजरी मेरे को लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। मार्केट में एक चीज़ बताता हूँ, आप सिर्फ आप हो जो मार्केट में खुद को पैसा बनाकर दे सकता है। सही बात। ठीक है, मेरा मानना ये है। तो मैं सिर्फ आपको हेल्प करूँगा कि आप अपने लिए पैसा बनाकर खुशी खुशी जियो। दैट इज़ माई मोटिव एंड दैट्स वाई 10,000 50,000 वाली रेंज में था मैं, लेकिन अब मैं रेंज से निकल रहा हूँ हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने बहुत जो है सेट कर दिया है। अब मैं एक बड़े फंड में जाऊँगा। तो फिर बाद में जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर बात करेंगे कि बड़े फंड को कैसे मैनेज बड़े फंड को कैसे मैनेज करा। सो बट जैसे आपने उस टाइम भी किया था 2-3 साल पहले और आज भी किया, तो आपको आसान कब लगता था कि पहले या अब? अब लगता है, अब ज़्यादा आसान हो गया है? अब ज़्यादा आसान हो गया ना, क्योंकि अब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया हाँ। है ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पहले जो चीज़ मैंने पहली बार करी थी अब मैं बहुत बार कर चुका हूँ है ना। तो अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक, मैंने एक ट्रेड के अंदर 1:15 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1:15 नहीं, 15x करा है पैसा। अच्छा, ठीक है, 15x। 7 रुपये की कॉल 106 रुपये पे सेल करी है तेरे। सबके सामने। ठीक है, तो क्या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हेयर। अब जैसे बोलते हैं कि इतना बैठता कौन है ना, तो उसके अंदर आता है एक मेथड, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, है ना। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से हर एक चीज़ पॉसिबल है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख रुपए मेरा बन गया, 50% क्वांटिटी एग्जिट। ठीक है, अब बाकी 50% जो है, अब मेरे बाकी 50% ही बहुत ज़्यादा है ना। तो अब मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख रुपए निकाल लिया है, लेकिन बचा भी तो 1 लाख ही है ना। तो अब 1 लाख को छोड़ दो, थोड़ा और ऊपर गया, मुझे लगता है 5-10 गुना हो गया। 50% जो बचा, 50% वो भी एग्जिट, 25% को छोड़ दो। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, जितना जाएगा देकर जाएगा भगवान, जितना कोशिश करेंगे, जितना हमारे पे मेहरबान होएगी उतना देंगे। उसके अंदर भी ना एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए कि मार्केट आज डायरेक्शन क्या देने वाली है। अगर आपको लगता है ना मार्केट आज गिरने वाली है, बढ़िया एकदम बढ़िया वाला एकदम सेलिंग जोन के अंदर आ चुकी है कि यहाँ से मार्केट रुकेगी नहीं, पूरे दिन बेच के बैठ जाओ। लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आता है कि कब बेचने वाला देना है और कब खरीदने वाला देना है ना, और कब आराम से बैठने वाला देना है। कि लास्ट आई थिंक 1 या 2 दिन से मैं बैठ रहा हूँ आराम से, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मेरा सेलिंग जोन या बाइंग जोन टूटता है तो मैं नहीं करता हूँ ट्रेड। एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उस दिन एक और दिक्कत होती है, मार्केट रुकती तो नहीं है लेकिन मार्केट में मतलब ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस दिन मैं थोड़ा शांति से बैठता हूँ कि आज मेरा दिन नहीं है, जब मेरा दिन होगा तब मैं आऊँगा। एक होल्डिंग से सवाल मेरे मन में ये आता है, आजकल बहुत लोग स्कैल्पिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्कैल्पिंग जो टर्म है, आज से कुछ साल पहले बात करें तो मार्केट में इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था। तो आपको क्या लगता है, स्कैल्पिंग करना होल्ड करने से ट्रेड्स को बेटर है? स्कैल्पिंग की भी बहुत पुरानी कहानी है एक। जैसे स्कैल्पिंग अभी हो जाती है, मतलब स्कैल्पिंग एक्चुअली क्या होता है ना, स्कैल्पिंग इज़ लाइक 5 to 10 सेकेंड गेम। ठीक है, और अब जो है वो स्कैल्पिंग को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है टाइम फ्रेम, कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। वो स्कैल्पिंग नहीं होती है। ठीक है, स्कैल्पिंग जो है 5 से 10 सेकंड की होती थी, और वो भी कौन करते थे ना, जिनके पास बड़ा फंड होता है। ठीक है,
जिनके पास होता है 1000 करोड़, 1 रुपये मिला तो 1000 करोड़ मिला, हाँ है ना, वैसे लोग करते थे। तो वहाँ से कोई बंदा सीख कर आया होगा जिसने बोला होगा ऐसे करते हैं भाई, हम भी करेंगे। तो वहाँ से क्या हुआ कि चलो 10 सेकंड में नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा फंड छोटा है, हम 10 मिनट बैठेंगे, हाँ है ना। तो धीरे धीरे बढ़ा। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग जो ये सेकंड्स में हो गई या फिर मिनट्स में भी है, ये भी जो है पहले 15-15 20-20 मिनट में होती थी, ठीक है। वो कैसे होती थी कि जब ये चार्ट्स वगैरह नहीं थे, जब सिर्फ डेटा था, आज से जब मतलब बहुत सालों पहले, 20-30 साल पहले, ठीक है, जब मार्केट खुली ही थी, नई नई चल रही, तो एक जब कैंडल आई थी नई नई, तो कैंडल फॉर्मेशन में ही बहुत टाइम लगता था। एक कैंडल मिलने में 10-10 15-15 मिनट लगते थे, ठीक है। तो 10-15 मिनट से पहले तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो स्कैल्पिंग, जैसे हमने बात करी ना, ओवर ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग अगर आप करते हो, ओवर ट्रेडिंग होगी। क्यों होगी कि आपके पास फंड है छोटा, है ना, आपके अंदर फंड लालच आएगा। आपके पास अगर मैं 100 करोड़ दे दूं और 100 करोड़ पे अगर आप 50 करोड़ निकाल लो तो आपको लालच नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास है ही 10,000 रुपये, उसमें अगर आपने 500 निकाला है तो आपको क्या मन करेगा कि 500 और 500 और 500 और, है ना। तो 500 करके 10,000 जाएगी, है ना। तो वो उस श्रेणी में मत आओ, अपना माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। मुझे 100 पॉइंट से नीचे नहीं लेना, 200 पॉइंट से नीचे नहीं लेना, है ना। तो मेरा जब निफ्टी के अंदर बात करता हूँ, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, तो प्रीमियम के अंदर अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है तो मैं मिनिमम रखता हूँ टारगेट 1:2 का मिनिमम, ठीक है। यानी कि मैं 40 पॉइंट तो निकाल कर निकलूंगा, ठीक है, नहीं तो नहीं निकलूंगा। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब 40 पॉइंट इज टू मच, है ना, 40 पॉइंट इज टू मच, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट आधे घंटे में 1 घंटे में मिल जाते हैं। उसके अंदर भी मेरे बहुत सारे रूल्स हैं। एग्जिट रूल, ठीक है, एग्जिट रूल भी मैं कितनी देर एक ट्रेड में बैठूंगा, ठीक है, वो भी मेरा रूल है। तो आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा मार्केट के अंदर, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको ना अपने सिस्टम को और रिफाइन करना है। आपको स्ट्रेटजी नहीं चेंज करनी है, सिस्टम रिफाइन करना है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। स्ट्रेटजी वही रहेगी, आप जैसे ट्रेड ले रहे थे आप वैसे ही लोगे। सिस्टम रिफाइन करने का मतलब ये है कि आपने देखा कि मैं यार इतनी देर बैठता हूँ ना तो मेरे को टारगेट मिल जाता है, लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा अगर मार्केट में मेरे को टारगेट नहीं मिला तो मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है। लेट्स से मैं 2 घंटे मार्केट में बैठा हूँ और 2 घंटे में अगर मेरे को टारगेट मिल गया तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा। तो ऐसे सिस्टम के अंदर आप रूल्स ऐड करते जाओगे। तो मैंने इतना रिफाइन कर लिया ना अपना सिस्टम कि मतलब बहुत अच्छा है मज़ा आ जाता है। तो जैसे अभी मेरे को ना आपसे यही ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जैसे मैं भी काफ़ी टाइम से हो गया हूँ, मैं मार्केट में हूँ, 4 साल हो गए, 2021 से हूँ, ओके, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम ट्रेड करते थे, एक तो 2 एक्सपायरी होती थी सिर्फ, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो उसके बाद उस टाइम पे इतने रूल्स रेगुलेशंस चेंज नहीं होते थे, बट आने वाले अभी कुछ टाइम पे 2-3 महीने में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, हर दूसरे मंथ आ रहे हैं, हर दूसरे वीक आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? अब जैसे जो सेबी है, सेबी क्या है, सेबी जो है वो रिटेलर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी बनाई गई है ना। अब मार्केट के अंदर जब हर जगह हवा फैली हुई तो मैनिपुलेशन बढ़ गया है, मैनिपुलेशन बढ़ गया है, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है बाय इन्फ्लुएंसर्स और बाय एनीबडी इन मार्केट हु इज प्रोवाइडिंग एनीथिंग। तो लोग जैसे अभी बहुत सारे स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं, सेबी आए दिनों एक ना एक स्कैम्स जो है रिवील करने में लगी हुई है, ठीक है। तो ये स्कैम्स हुए तो सेबी को पता चला भाई स्कैम्स तो हो रहे हैं, है ना। अब इनको कंट्रोल भी करना होगा। तो ये स्कैम्स को एक्सपोज इतने बड़े लेवल पे क्यों कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि ये स्कैम से बचना है, ठीक है। उसके बाद जब ये स्कैम्स हो रहे हैं तो जड़ तक पहुंचने के बाद सेबी को पता चला कि अभी हमें बहुत सारे रूल्स लाने होंगे रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसकी वजह से जो रूल्स है वो चेंज हो जा रहे हैं। अब एक्सपायरी वाला सेशन हो गया। अब एक्सपायरी के अंदर मार्केट के अंदर अभी वो भी आया था, एक डेटा आया था जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया के अंदर F&O का जो डेटा है वो बाकी कंट्रीज के मतलब इतना ज़्यादा है कि बाकी कंट्रीज से तो कहीं है ही नहीं। ये समझ लो 100 200 गुना एक्स्ट्रा है जितना सिर्फ भारत के अंदर F&O के अंदर ट्रेड हो रहा है। इतना कंसर्निंग इशू था गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि पूरा जब देश ही जिस चीज़ के अंदर घुसा हुआ है ना तो गवर्नमेंट को भी उसमें घुसना पड़ता है ना। जब हर कोई नुकसान कर रहा है तो फिर उसके अंदर गवर्नमेंट घुसी। गवर्नमेंट ने बोला सेबी को या फिर किसी भी बॉडी को, भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, लोग लॉस कैसे कर रहे हैं, 90% लोग इसमें घुसे हुए हैं, इतना ज़्यादा डेटा बढ़ गया है। NSE BSE का जो शेयर है रॉकेट हो रहा है, NSE BSE का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, रीज़न कि ब्रोकरेज तो F&O में आ रही है,
वॉल्यूम बहुत जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई थी। तो अब ये समझ आया कि ये हो क्यों रहा है। फिर लोग एक्सपायरी के नाम पर क्या कर रहे थे कि हीरो ज़ीरो ट्रेड्स, हीरो ज़ीरो के चक्कर में लोगों को फंसा रहे थे, है ना। हीरो ज़ीरो है अच्छा है, हीरो ज़ीरो अगर आता है एक स्ट्रेटजी है, हीरो ज़ीरो अच्छा है, लेकिन हीरो ज़ीरो के नाम पे लालच दे रहे थे, ठीक है, लालच देकर लोगों से पैसे ले रहे थे और फिर लॉस करवा रहे थे। जब इतनी सारी गलत चीज़ें मार्केट के अंदर हो तो ये एक बहुत कंसर्निंग इशू है गवर्नमेंट के लिए भी और सेबी के लिए भी। मान लो मैं पुलिस हूँ, मेरे सामने चोर है और वो चोरी कर रहा है और अगर मैं उसको रोक भी नहीं रहा हूँ तो फिर मैं किस बात का पुलिस हूँ। सही और बात। वही ठीक करने के लिए सेबी इतने सारे रूल्स ला रही है ताकि हमारी प्रोटेक्शन के लिए। लोग बोल रहे हैं सेबी रूल्स ला रही है, सेबी रूल्स ला रही है, क्या कर रही है सेबी? कुछ नहीं करती सेबी, सेबी ही सब कुछ कर रही है आपको बचाने के लिए, है ना। आप समझ रहे हो सेबी आपकी दुश्मन है, सेबी आपकी दोस्त है जो आपको बचाने में लगी हुई है। दुश्मन वो है जिसको आप दोस्त मानते हो। हाँ। तो जैसे हर्ष भाई, मेरे को जैसे आप ऑपरेटर्स की भी कभी कभार बातें करते हो, हमने सुनी भी है, तो मैं आपसे Yes. जानना चाहूंगा ऑपरेटर्स की ताकत क्या है और ये जो नंबर था 23124 इसके पीछे की कहानी क्या है? तो जब हर जगह राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले एक दिन या 2 दिन पहले जब मार्केट में ट्रेडिंग सेशन चल रहा था तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, निफ्टी का हाई लगा 23124 और इनॉग्रेशन हुआ था 23 जनवरी 2024। तो वहाँ से ये कोई कॉन्सिडेंस है या फिर ये ऑपरेटर की पावर है? ऑपरेटर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है। जब मैंने थ्योरी बताई थी ऑपरेटर की थ्योरी, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उसके बाद बहुत सारी रील्स बनी क्योंकि लोगों को चाहिए व्यूज़ और हमारा नाम यूज़ करके व्यूज़ चाहिए, है ना। तो उसके बाद हमारे को अगर हमारे को गलत प्रूफ कर दोगे आप तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो चीज़ सच होती है उसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। और इसलिए आज भी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ मार्केट के अंदर ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर नाम बहुत फैंसी है, अगर इसको तोड़े तो ये बिग प्लेयर्स है, नथिंग एल्स। बिग प्लेयर्स जिनके पास बड़ा फंड है, ठीक है, हर एक चीज़ कैलकुलेटेड है, प्री प्लान्ड है। ये 23124 एक कोइंसिडेंस था, अगर कोइंसिडेंस था तो बहुत अच्छा प्लान था, है ना। तो वो प्लान अगर हुआ पॉसिबल तो कैसे हो पाया? मार्केट इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसके लिए पहले से ही सेट हो चुका है कि कल का हाई क्या लगने वाला है, कल का लो क्या लगने वाला है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ और वो अपनी किस्से सुनाते हैं। गुजरात से जो बड़ा फंड चलता है मार्केट को चलाने के लिए, वहाँ पर ऐसे होती है ट्रेडिंग कि आपके साथ जो बंदा बैठा होगा उसके पास 100 करोड़ का फंड है, जो धोती कुर्ते में चल रहा है ये बंदा 1000 करोड़ वाला है, ठीक है। एक कमरे के अंदर पता नहीं कितने हजारों करोड़ की ट्रेडिंग चल रही है। वहाँ पर ऐसा कंपटीशन लगता है कि आज निफ्टी भागेगी या फिर गिरेगी, ठीक है। आज निफ्टी का हाई हम ये लगवाएंगे और हम रोकेंगे ठीक है। ये सब कुछ प्लान्ड होता है कि कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा, ये सब कुछ प्लान्ड है। और हम क्या सोच रहे हैं? स्कैल्पिंग, टेक्निकल ट्रेंड लाइंस, ये सब भी काम करती है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग है आपको उसको समझने की जरूरत है। ये एक एज है जो मेरे को कुछ टाइम पहले आया, समझ में आया एक चीज़ कि मार्केट अगर कोई ऑपरेट कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है। समझ रहे हो आप? लोग बोलते हैं कि रिटेलर का माइंडसेट से मत सोचो, इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट से सोचो। फिर मैंने उसके माइंडसेट से सोचना स्टार्ट किया, फिर मेरे को जो पिक्चर दिखी, तो जो मैं एक दिन पहले बता पाता हूँ कि अगले दिन क्या होने वाला है, तो वो जब पिक्चर दिखी पिन पॉइंट बताता हूँ, ये बताऊंगा कि इतने लेवल से मार्केट गिरेगी, पिन पॉइंट वहीं से गिरेगी, 1 पॉइंट ऊपर नहीं 1 पॉइंट नीचे नहीं, इतना पिन पॉइंट। समझ लो कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100 पॉइंट ऊपर से, यानी कि मैंने 23,000 बोला तो 23,100 से गिर रही है, नहीं, 23,000 ही जाएगी और वहीं से रिजेक्शन लेगी। इतना पिन पॉइंट कैसे? क्योंकि ऑपरेटर की चाल समझ ली है। ऑपरेटर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है। अगर मैं जा रहा हूँ किसी रास्ते में तो कुछ ना कुछ तो मैं छोड़ूंगा। रीज़न क्या है कि अगर मेरे को मार्केट को भगाना है, मैं सिंगल रैली नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मेरे को लोगों को फंसाने आना होगा, लिक्विडिटी लेने आना होगा। लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है मार्केट में। आप समझो, आपको फंसाए बिना वो जा नहीं सकते हैं, वो कुछ नहीं है आपके बिना। रिटेलर्स सोचते हैं कि वो कुछ नहीं है, रिटेलर्स भगवान है, क्योंकि आपको फंसाए बिना वो नहीं कमा सकते। 100%। अगर आपको फंसाए बिना वो नहीं कमा सकते तो आपको फंसाने के लिए कुछ तो वो प्लान करते होंगे।
और मार्केट जो है वो बिजनेस है, बिजनेस में प्लान्स चलते हैं, आपको बस ये प्लान समझने हैं। अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि मैंने एक ऑप्शंस के अंदर घुसा, तो अब मैंने मार्केट को इतना ज़्यादा निफ्टी के साथ बिता दिया है कि स्ट्रक्चर्स जब मार्केट के बनते हैं ना, मेरे को समझ आता है कि ये वाला स्ट्रक्चर है और मार्केट भागेगी। तो इवन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बोला था कि एक मूव आने वाला था मार्केट के अंदर, मैंने बोला था कि रेडी हो जाओ, स्पाइक आने वाला है। मार्केट ने कितने पे लिया था मैंने, आई थिंक 20 रुपए के भाव पर, मैंने 20 या 25 रुपए के भाव पे लिया था, वो 125 गई थी। अच्छा, ठीक है, 25 रुपए पे बता दिया था मार्केट के अंदर रेडी हो जाओ, स्पाइक आने वाला है। 25 से प्राइस गया था 52 विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये स्पाइक था। 52 से आया वापस 27, 28, फिर 28 पे वो रुका, लिक्विडिटी लेने आया, फिर वो गया 122। समझ रहे हो? और उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस कितना था? कितना? 5 पॉइंट। क्या बात है। 5 गुना हो गया 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हाँ 25 पे एंट्री, हाँ 20 का स्टॉप लॉस, हाँ टारगेट 52 पहला। हाँ। मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे को पता है लिक्विडिटी लेने आएगा, नहीं बैठना भाई। मेरे को 25 का 52 हो गया, पैसा डबल हो गया है, हाँ, निकल डबल जाओ। हो। और यहाँ पर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो 1:5 है ना, मेरे को तो 1:2, 3 चाहिए। हाँ और वो 5 तो भगवान की दया थी, उस दिन एकदम से मिल गए 5 गुना, मतलब सही है। तो वो बस ऐसा अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ ऊपर वाला है। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप हो सब कुछ, उस दिन आपको मार्केट इतना धोएगी। ठीक है, एक रूल है IKT। हाँ ठीक है, IKT एक ऐसा रूल है, अगर आपको ये रूल नहीं पता तो लाइफ के अंदर आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, IKT ये सीक्रेट रखते हैं हर्षफ्लिक्स समिट के लिए। अच्छा। हर्षफ्लिक्स समिट में बताऊंगा। IKT, I know thoughts। नहीं 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 नहीं, मतलब मस्त है। तो वो जिसने समझ लिया ना, वो लाइफ में हमेशा तरक्की करेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इतना गारंटी। और ये जो IKT रूल को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो बताएंगे, बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली हम दोनों आएंगे और ज्वाइन करेंगे Done. डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग अभी इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हर ट्रेडर ने हर्षद मेहता का नाम सुना हुआ है, तो क्या आज की डेट में भी मार्केट में कोई हर्षद मेहता है? एंड इफ नॉट, देन आगे आने वाला हर्षद मेहता कौन बन सकता है? हर्षद मेहता was the most intelligent person ever in the history of Indian stock market. उसको अगर कोई बोलता है स्कैमर है, वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था आज तक का। उसके जैसा मेरे को लगता नहीं आने वाला है कोई। वो क्यों था? वो एक ऐसा बंदा था जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं से वो इतना बड़ा बन गया कि जिनके पास सब कुछ है उनको भी हिला दिया। सही बात। राइट। ये करने की ताकत, जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, ये बोलोगे कि अगर आ सकता है तो ज़रूर आएगा। रीज़न क्या है कि मैंने बोला ना, रिटेलर्स अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वही यहाँ के राजा है। इसी में से एक ऐसा निकलेगा जो अगली बार वापस कुछ बड़ा कर दिखाएगा। वो भी तो एक रिटेलर ही थे। वो भी तो एक रिटेलर ही थे, जो एक ऐसे घर से निकला था जो कि जिसके पास पैसे नहीं थे, जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। वो जो जूझना है ना, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैंने भी वो पैसों 500-500 रुपए के लिए तड़पा हूँ। तो वो जो ये तड़प है ना, वही हमें मजबूत बनाती है। सही बात। पिछले 6 साल के अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है लाइफ में। अगर आप बोलोगे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एक्चुअली, ठीक है। अगर आप मेच्योरिटी अगर किसी की डिफाइन करनी है तो उसके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल के अंदर भी बच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 23 साल के अंदर 40 साल की बातें करते हैं, है ना। वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। अगर मैंने 6 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, इतने बड़े लोगों से मिलकर उनसे इतनी अच्छी चीज़ें सीख ली है, और वही आपको सीखने में 10 साल लग जाएगी, तो वो डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस है ना। तो बस एक्सपीरियंस अपना जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, सिर्फ काम करो एक्सपीरियंसेस बढ़ाने में। घूमो फिरो, लोगों से मिलो, बात करो, नेटवर्किंग करो, सीखो।
और IKT रूल अप्लाई करना पड़ेगा। IKT के लिए तो आना ही पड़ेगा। यस यस, नहीं तो सब कुछ ही इनकम्प्लीट लग रहा है, वरना सब कुछ ही। मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस विल बी अ माइंड ब्लोइंग सेशन। मतलब आप समझो, अश्नीर ग्रोवर आ रहे हैं, बिजनेस टाइकून, हम उनसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। शार्क टैंक्स हम देखते हैं, शार्क टैंक है ना। अब शार्क टैंक के अंदर एक कंपनी को बोलते हैं अच्छी है, ये कंपनी को बोलते हैं बेकार है, मतलब उसको फंडिंग नहीं देते हैं। तो वो जो दे रहे हैं जिसको, क्यों दे रहे हैं, और जिसको नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो शार्क टैंक में कभी मेरे को लगता नहीं है बताया खुलकर किसी ने। लेकिन वो कौन बता सकता है, जो है वो शार्क हिमसेल्फ। सही बात। तो हम उनसे डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछेंगे कि कंपनी कौन सी अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ फंडिंग के अंदर हेल्प होगी, नहीं, अगर कंपनी मुझे पता चल जाएगी कौन सी अच्छी है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी हेल्प करेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स देखने हैं मेरे को। तो वहाँ पर मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ इग्नोर करनी है। एक कंपनी ही, आप शेयर के अंदर पैसा नहीं लगा रहे हो, आप एक कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो। तो कंपनी समझना होगा कैसी है, और वो सिखाएंगे अश्नीर ग्रोवर। उसके बाद जब हम बात करते हैं, हम 3M के ऊपर बात करने वाले हैं वहाँ पर। मार्केट, जिसमें मैं बताऊंगा कि अपनी वो जो इंडियाज़ की सेफेस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसके अंदर आपके इमोशंस खत्म, कभी जिंदगी में अंदर फील नहीं होगा डर और लालच, ठीक है, ऐसी चीज़ बताकर जाऊंगा। मार्केट, फिर आ गया माइंडसेट, ठीक है, पहले मनी की बात कर लेते हैं। मार्केट, मनी, ठीक है, मनी के अंदर आ गया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक रिश्ता होता है हमारा, हर एक चीज़ के साथ एक रिश्ता होता है। जैसे मान लो मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, या फिर मेरा एक गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता है, तो गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता हम जितना एक दूसरे को समझेंगे उतना अच्छा होगा। वैसे ही मनी के साथ रिश्ता जितना अच्छा होगा जितना हम उसको समझेंगे, लेकिन कभी सिखाया नहीं गया। सही बात है। 20,000 रुपये आपके पास है, क्या करोगे उसका, कैसे ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कैसे रिटायरमेंट करनी है, कैसे उसको ग्रो करना है, और मनी को कैसे मैनेज करना है। आपको 5 करोड़ दे दूंगा, 0 कर दोगे, लेकिन उस 5 करोड़ को 50 भी कर सकते हो अगर आपको रिश्ता पता है मनी के साथ। मनी को ना इससे नीचे रखना होता है, जितना अगर यहाँ से ऊपर आ गई ना, खत्म, गेम खत्म, गेम ओवर। तो वो मनी का जो रिश्ता है वो सिखाने आ रहे हैं मतलब जो फंड मैनेजर हिमसेल्फ है ना, जो फंड मैनेज करते हैं हज़ारों, मैं आपको बता रहा हूँ हज़ारों करोड़ों का। मैं यहाँ पर नंबर रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। किडनैप कर सकते हैं वो आप वहाँ पर देख लेना ठीक है। उसके बाद लास्ट है मार्केट, हो गया मनी, हो गया माइंडसेट। माइंडसेट ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपका लॉस हो चुका है, डीमोटिवेटेड हो आप, है ना। उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेडिंग के अंदर। जैसे आपने बोला कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग यहाँ से हटकर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट खराब है उन सबका। तो माइंडसेट जब तक ठीक नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और वो सिखाने आ रहे हैं राकेश बंसल, जो पूरी दुनिया को माइंडसेट सिखाते हैं, सी बिजनेस फिरोज, है ना। तो उनसे बेटर माइंडसेट कौन बताएगा। उनकी एक लाइन थी जो उन्होंने मुझे बताई थी, तो वो उसने मेरा माइंडसेट चेंज करा। तो मैंने समझा कि अगर वो इंसान मेरा एक लाइन से माइंडसेट चेंज कर सकता है, क्योंकि वो लाइन मेरे को बहुत हेल्प करी लाइफ में, तो मैंने बोला सर आप ही आ रहे हो माइंडसेट के लिए। तो क्योंकि एक लाइन अगर वो कर सकते हैं तो ऐसी 100 लाइन बोल दी ना उन्होंने, पागल हो जाएगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो लाइन तो बता दो क्या बोली थी यार, वो थोड़ी सी पर्सनल है, ऑफ द कैमरा बताऊंगा। अच्छा चलो डन है। तो जैसे आपने अभी भी बताया कि आप भी काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आए, तो कौन सी ऐसी चीज़ की आपको बूस्ट की होगी। कभी तो ऐसा आता है यार हर्ष तू रुक नहीं सकता, तेरे को करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कौन सी एक आपकी सिचुएशन थी या कौन सा इंसिडेंट था जब आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो करके रहूँगा। यार पता है मेरा ना किस्सा है, मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं। मेरी डेथ हो चुकी थी। अच्छा मतलब नहीं मानोगे आप भी, ऐसा मेरा एक्सीडेंट हुआ था बचपन में, ठीक है, मेरी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था ही इज़ नो मोर। अच्छा ठीक है। सो मैं जैसे बच्चा ही था, झूले पे झूल रहा था, संगमरमर के पत्थर है, उस पर गिरा और अभी तक है यहाँ पर चोट का निशान। जो लोग बोलते हैं ना यहाँ पर बाल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे चोट का निशान है। तो वो मेरा पूरा यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरा क्रैक हो गया था, ठीक है। तो सेरिब्लम आई थिंक पता नहीं क्या था, वो बाहर तक आ गया था। तो डॉक्टर, जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तब तक धड़कन बंद हो गई थी, ठीक है। फिर जब डॉक्टर ने बोल दिया, फिर फैमिली वगैरह आए, फिर शॉक वगैरह दिया मेरे को, एकदम से सांसें आई, तो वापस मैं ज़िंदा हुआ। तो ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मैंने समझा कि अभी मेरा टाइम है, कुछ तो करना बाकी है ना। ऐसा तो नहीं जाने दिया भगवान ने, तो कुछ तो कर मानूंगा। फिर एक और चीज़ है लाइफ के अंदर, वहाँ पे एक तो आया इंसिडेंट इन मोटिवेशन का कि जिंदा हूँ तो कुछ तो करने आया हूँ, तो कुछ तो करके जाऊँगा। अगर जाना होता तो ऐसे ही चला जाता, अगर नहीं गया तो कुछ तो करूँगा। तो उसके चक्कर में मोटिवेशन रही।
फिर मोटिवेशन आने के बाद मैंने सोचा कि ऐसे लोग जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बहुत गरीब घर से आते हैं और वो स्टार्स बन चुके हैं, वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सही बात है। जिनके पास मतलब मेरे पास, चलो ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा आता है ना, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास घर है, हाँ रेंट नहीं देना है, खाना खा रहे हो, अच्छे खासे कपड़े भी है पहनने के लिए, और कहीं जाना है तो जा भी सकते हो। उनके पास, जिनके पास कुछ नहीं है, वो स्टार बन रहे हैं, सही बात। वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से। और अगर बाद में मेरे को 10 साल बाद रिग्रेट नहीं करना अपने आप को ये बोलकर कि मैंने मेहनत नहीं करी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर अभी भी लगा पड़ा हूँ जॉब के अंदर, या फिर मैं मजबूर हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को वो अपने आप को नहीं देखना था वैसे। तो मैंने बोला कि करूँगा या तो मरूंगा, या तो कुछ उखाड़ कर जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए मेरे को बड़ा। तो ये सोच के साथ बढ़ोगे तो बड़ा होगा। अब जिनके नाम बताया मैंने वो खुद इतने बड़े हैं, और मुझे देखो भाई, छोटा सा 23-24 साल का लड़का सही बात है। लेकिन उनके साथ बैठ रहा हूँ तो कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में, सही बात है। डेफिनेटली है ना। करें। यस, तो हर्ष भाई, आपके साथ बात करके, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हम इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली करेंगे। डन। अगर हम इस पे एक लाइक का टारगेट दे देते हैं, आप बताओ कितने लाइक का बोल देते हैं कि हम करेंगे? देखो भाई, 1 इज माई लकी नंबर, तो 1000 एटलीस्ट लाइक्स है। आ जाएंगे। जैसे ही इसमें 1000 लाइक हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे मैं तब भी बुलाऊंगा हर्ष भाई को, बट आप 1000 कर देना। डन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने व्यूअर्स को दी। डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट जल्दी शूट करते हैं। डन, और अगली बार आएगा कुछ और बढ़िया, और उसमें IKT भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलो, थैंक यू सो मच ठीक फॉर है। कमिंग हर्ष। ओके, थैंक यू भाई।